भिखारी परिवार ने खाया अमीर का खाना। गोपी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मकान मालिक ने उस गरीब के परिवार से सर्द भरी रात में छत छीनकर उन्हें बेइज्जती के साथ बस्ती से बाहर निकाल दिया। उसके दोनों बच्चे बंटी और बबली बिलखते हुए बोल पड़े, पिताजी, इन बुरे अंकल ने हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिया? पिताजी, अब क्या हम भी गरीब लोगों की तरह फुटपाथ पर रहेंगे? 6 साल का बंटी का ये सवाल सुनकर माँ हीरामणि और गरीब गोपी की डबडबाई आंखों से आंसू छिटक पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने सामान की गठरी उठाई और बच्चे को लेकर सिर छुपाने के ठिकाने की खोज में निकल पड़ी। तभी ठंडी ठंडी हवाएं उनसे टकराने लगी, जिससे उस गरीब परिवार के क्या बड़े क्या बच्चे सभी के रोए सिहर उठे। वो लड़खड़ाए कदमों से आगे बढ़ते चले गए। तभी आसमान के झरोखे खुल उठे और झमाझम बरसात बरसने लगी। माँ, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। वो घर अब हमारा नहीं रहा बिटिया। हीरामणि, बादलों की दशा देखकर लग रहा है जैसे बारिश सारी रात होगी। वो देखो, उस छप्पर के नीचे चलकर छिप जाते हैं। चलो चलो चलो। सभी जन तेजी से भागकर उस छप्पर के ओहार में छिप जाते हैं, जो कि सरकारी सहकर्मियों का क्वार्टर था। वो सभी ठिठुरते हुए बारिश के थमने की बाट जोहते हैं और भोर की किरण फूटते ही बंटी बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो हीरामणि, सवेरा हो गया है, ये पास ही मंदिर है, वहीं चलते हैं। अगले ही पल गरीब गोपी अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ जाता है कि तभी एक अत्यारी पुलिस वाला उसकी पीठ पर जोरदार डंडा मारता है, जिससे गोपी करहा उठता है। अरे वाह, अरे दरोगा जी, हमने तुम्हारा खेत काट लिया है क्या, जो कसाई की तरह डंडा आजमा रहे हो? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये फुटपाथ क्या तेरे बाप की जागीर है जो यहाँ कर जम गया? अरे साहब जी, कौन इंसान फुटपाथ अपनी मर्जी से चुनता है? गरीबी की बेड़ियां ही हर गरीब को यहाँ खींच लाती हैं। अरे बंद कर अपनी गरीबी की गाथा। सब जानता हूँ मैं, तुम जैसे गए गुजरे गरीब हाथ पांव चलाने की खटनी से बचने के लिए कभी मंदिर में तो कभी फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठ जाते हो। सीधे मन से रफू चक्कर हो जाओ, वरना दूं खर्चा पानी। पुलिस अंकल, हमारे पिताजी को मत मारो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये पहली दफा नहीं था जब किसी दरोगा ने किसी गरीब पर अपने वर्दी का रौब झाड़ा था। गोपी जैसे कितने ही गरीब हर दिन इस हादसे का शिकार होते हैं। काफी दूर चलकर आने के बाद उनके उखड़े कदम एक बहते नदी नाली के पास बसे गरीबों की बस्ती पर गड़ जाते हैं। पिताजी, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये कितनी बदबू आ रही है। बंटी बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब यही हमारा घर है। गोपी ने कहाँ सोचा था कि उनका घर दुनिया भर की बहुत कूड़े और कीच के बीच बसेगा। वो उसी नाले के किनारे बसे फूस की झोपड़ी में रहने लगे। वो सभी आस पास बिखरे कूड़े में से लोहा प्लास्टिक बीनने लगे। तभी बेटी की नजर कूड़े के ढेर में पड़े पिज्जे के टुकड़े को देखकर चमक उठती है और वो उसे उठाकर खाने लगता है। अरे वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है, तभी तो अमीर लोग इसे मजे से खाते हैं। बंटी, ये पिज्जा मत खा, इसे फेंक, ये खाने लायक नहीं है। नहीं दीदी, ये पिज्जा खराब नहीं है, खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने भाई के मुंह से पिज्जा की वाहवाही सुनकर बबली ललचाई आंखों से देखती हुई उस पर लपक पड़ती है और कहती है, अरे वाह, सचमुच ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है, जाते ही मुंह में घुल गया। पता है बंटी, बड़े बड़े घरों के बच्चे हर दिन पिज्जा बर्गर खाते हैं। काश कि हम भी अमीरों के घर पैदा हुए होते तो आज हमें भी महंगी महंगी चीज खाने को मिलती। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर गरीब गोपी और हीरामणि की आंखें आंसू से तरबतर हो जाती हैं। अरे देख रही हो हीरामणि, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे कचरे में पड़े खाने का कौर खा रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये दिन देखना मेरे लिए मर मिटने के बराबर है। अजी, ऐसा ना कहो, भगवान ने चाहा तो एक दिन हम अपने बच्चों को अपने कमाए पैसे से अमीरों वाला खाना खरीद कर खिलाएंगे। अपने बच्चों को कूड़े में सना पिज्जा खाने के उस घटना ने गरीब गोपी को तोड़ कर रख दिया, जिस मारे उसने जीने की इच्छा खो दी और बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में हीरामणि का सारा ध्यान उसकी देखभाल में जुट गया।
अब हर दिन दोनों बच्चे बहते नाले के बदबू और सड़न को सहकर कूड़े में खाने की खोजबीन करके पेट भरने लगे। फिर एक दिन, माँ, मुझे और बंटी को अमीरों वाला खाना चाहिए। हाँ माँ, आप हर दिन हमें कभी रूखी सूखी रोटी, प्याज तो कभी नाले के किनारे उगा साग पात खिलाती हो। अब हम और ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की मजबूरी समझना ही होगा। कहीं भी काम की बात नहीं बन पा रही है, दिन भर भीख मांग कर यही 4 पैसे मिलते हैं, उसे बस ये रूखी सूखी रोटी ही बन पड़ती है। ऐसे में कहाँ से खिलाएगी तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें अमीर वाला खाना। ऐसा कहते हुए हीरामणि फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को इस कदर रोता देखकर दोनों बच्चे भी बिलख पड़ते हैं। माँ, आप चुप हो जाओ, हमें अमीर वाला खाना नहीं खाना, हम यही रोटी खा लेंगे। गरीब का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। कभी उन्हें रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। ऐसे में जहां अमीरों के घर का खाना घी में चुपड़ी जाता है, वहीं गरीबों के घर का चूल्हा जलने पर भी सैकड़ों आफत पड़ती हैं। समय बीतता है, मगर बच्चों की आंखों में बसा अमीरों का खाना खाने की आस अभी उजागर थी। उसी बीच हीरामणि की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी जोर जोर से खांस रही होती है। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चिंता मत करो माँ, आज मैं और बंटी आपके बदले भीख मांगने जाएंगे। हाँ माँ, कल मैंने मंदिर के भिखारियों को भीख मांगकर जाते देखा था और अब मैं भी भीख मांगना सीख चुका हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन मंदिर में आकर भिखारियों के बीच बैठ जाते हैं। तभी एक अमीर इंसान बारी बारी सभी को खाना देता है। अरे दीदी देखो, आज हम भिखारी भाई बहन के भाग्य में अमीरों वाला खाना आ गया। चल बंटी, आज हम ये मेरा वाला खाना माँ बाबूजी के साथ मिल बांट कर खाएंगे। दोनों बच्चे खुश मन से खाने की थाली लेकर घर की ओर चल देते हैं। तभी कुछ कुत्ते उनका खाना बिखेर कर खाने लगते हैं। अरे दीदी, इतने वक्त बाद तो हमें अमीरों वाला खाना मिला था, वो भी इन कुत्तों ने छीन लिया। शायद हम भिखारियों के भाग्य में अमीरों वाला खाना लिखा ही नहीं है। चल बंटी, घर चलते हैं। सामने की कार में सवार एक महिला उन बच्चों की बातें सुन रही थी और उनका पीछा करते हुए उनके घर आ पहुंचती है। उसके हाथों में खूब सारा खाना था, जिसमें बर्गर, पिज्जा, रसगुल्ले और भी बहुत कुछ था। बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीदी, ये आंटी तो अमीर घर की लगती हैं। देखो, इनके हाथों में अमीरों वाला खाना है। लो बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए है। भूख से ललकते बच्चे स्वादिष्ट खाने की थाली छीन कर खाने लगते हैं। नीलम आगे बढ़कर हीरामणि से बात करने लगती है। हीरामणि उसे अपनी गरीबी की आप बीती बताती है, जिसे जानकर नीलम कहती है, अब तुम्हारी सारी चिंता और तुम्हारा बोझ मेरा है। मेरा नाम नीलम है, मैं एनजीओ की संस्था से आई हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेम साहब, आप हम भिखारियों के गरीब खाने में भगवान बनकर आई हैं। आपके कारण आज मेरे बच्चों की आंखों में बसा अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब भी पूरा हुआ। नीलम के साथ और सहयोग से हीरामणि और गोपी के गरीब भिखारी परिवार के बुझे जीवन ने एक बार फिर संभलने की लौ जल उठती है। एनजीओ की ओर से बबली और बंटी को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। साथ ही गोपी और हीरामणि के जीवन में भी रोजगार का रास्ता खुल जाता है। गरीब के घर अमीर का खाना। नैना और गीतिका के कदम अचानक एक 5 सितारा होटल के बाहर थम गए, जहां टेबल पर बैठे सैकड़ों अमीर लोगों की टुकड़ी बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दूर खड़ी दोनों बहनें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी। अरे वाह, ये जगह तो किसी खाने खजाने से कम नहीं। यहाँ पर तो खाने को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और भी कितना कुछ है। चलो ना दीदी, हम भी चलकर खाते हैं। नहीं नैना, हम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाते हैं। अपनी बहन की ये बात सुनकर 9 साल की नैना के मुंह पर गरीबी की मलिनता छा जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर छिटक पड़ती है, जहाँ एक अमीर परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। बस अम्मा, मेरा पेट भर गया, अब मैं ये पिज्जा और नहीं खा सकती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, प्रेशराइज मत हो, ये पिज्जा प्लेट में छोड़ दो। चलो अब हम घर चलते हैं। उनके जाते ही टेबल के प्लेट में बचे खुचे पिज्जा के टुकड़े को देख नैना की बुझी हुई आस वापस से उजागर हो जाती है और अमीर वाला खाना खाने की ललक में वो झट से उस पिज्जा पर लपक पड़ती है। तभी गीतिका उससे वो प्लेट छीनते हुए कहती है, नैना इसे मत खाओ, ये उन लोगों का झूठा खाना है। दीदी, घर का प्याज रोटी खाकर मेरा मन फीका हो गया है। मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया, झूठा ही सही, आज मैं पिज्जा का स्वाद चख तो लूंगी।
क्योंकि माँ तो हमें अमीरों वाला खाना खिलाने से रही। ऐसा कहकर नैना अमीरों की छोड़ी हुई जूठन चाव से काट काट कर खाने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां गीतिका अपनी माँ को होटल में हुआ सारा वाक्य बताती है, जिसे सुनकर गंगा नैना को एक थप्पड़ मारकर कहती है, नैना, क्यों खाया वो झूठा खाना तूने? क्योंकि दिन रात ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खा खा कर मेरा गला छिल गया है। क्या फायदा आपके खटने का माँ, जो आज तक आप हमें कभी अमीरों वाला खाना भी नहीं खिला सकी। बस जब देखो गरीबी का दुखड़ा सुनाती रहती हो। अरे इतना फीका खाना तो गली गुच्छी के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में नैना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सो जाती है और देर रात जागती हुई गंगा चौखट पर चुपचाप बैठी थी। एकाएक उसके मन की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल गई और वो खुद से बोल पड़ी, और कितना दुख भोगना बाकी रह गया है ऊपर वाले। क्यों मेरी दर्द बाधा तुझे दिखाई नहीं दे रही? दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कभी मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर कैसे खिलाऊं मैं उन्हें अमीरों वाला खाना? उस पल छिन गंगा का मन टूटकर बिखर गया था, मगर संघर्ष कहाँ उसका साथ छोड़ने वाली थी। अगली सुबह 5 साल की पारुल अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहती है, माँ देखो ना, ये रोटी कैसे अकड़ गई है, मैं क्या खाऊं? पारुल, ला ये रोटी मुझे दे, मैं खा लूंगी, तू ये चावल खा ले। अब खुश? गीतिका 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो गरीबी की गहराई और अपनी माँ की मजबूरी सरलता से समझती थी। वो मर्म लहजे से पारुल को उलझाने की कोशिश करती है, मगर पारुल हाथ छटक कर हठ पर अड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रात का भात नहीं खाऊंगी। माँ, मेरी सहेली रूबी के घर रोज रहीजों वाला खाना बनता है। कल वो चौखट पर बैठकर बड़े चाव से पुलाव खा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। आज मुझे भी पुलाव खाना है। पारुल, माँ के पास पुलाव बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो है यही खा ले। देख, मैं और गीतिका दीदी ये रोटी खाकर दिखाते हैं। फिर सिया और गीतिका पारुल का मन फिराने के लिए उस अकड़ी हुई बासी रोटी को काट काट कर खाती हुई झूठी वाहवाही करने लगती है। अरे वाह, ये रोटी तो मुंह में मिश्री के जैसे घुल मिल गई। लो पारुल, तुम भी खाकर देखो। फिर पारुल अपनी बहनों के साथ रात के उस बासी खाने को खाने लगती है। ये मंजर देखकर गंगा अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होती है। गीतिका बेटी, मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। गंगा को घर से जाते देख 2 साल की नन्ही मुनिया उससे सट जाती है। गंगा उसे सहलाते हुए गीतिका की गोद में देकर काम पर निकल जाती है। वो रूपचंद की कोठी में साफ सफाई किया करती थी। बदले में जो 4 पैसे आते थे उससे ही घर का चूल्हा जलता था। उस दिन रूपचंद के घर में जोरों शोरों से सजावट चल रही थी, जिसे देखकर गंगा झिझकते हुए पूछती है, क्या बात है साहब जी, इतनी साजबाज कुछ खास है क्या? हाँ गंगा, कल मेरी बिटिया विदेश से लौट कर आ रही है। बस उसी के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा सुन, कल की दावत में अगर तू मेहमान नवाजी करना चाहती है तो देख ले, मैं वेटर के बदले के पैसे तुझे दे दूंगा। ये सुनकर गंगा के टूटे मन में उम्मीद रोशन हो उठती है। अगर कल थोड़ा ज्यादा काम करके मैं अपनी बेटियों की आंखों में बसे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी तो मुझे ये मंजूर है। गंगा फौरन से हामी भर देती है और अगली सुबह गीतिका को लेकर काम पर जाने लगती है। तभी नैना उसे टोकती है, माँ, तुम गीतिका दीदी को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? बिटिया, आज साहब जी के घर में दावत है, हमें वहां आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है। बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे हम तुम चारों के लिए अमीरों वाला खाना लेकर आएंगी। फिर जैसे ही गंगा गीतिका को लेकर निकलती है, नैना फुसफुसाती है, सिया, पारुल, यहाँ बैठकर माँ की बात जोड़ने का कोई फायदा नहीं। वो आज फिर हमें गया गुजरा गरीबों वाला खाना ही खिलाएंगी। क्यों ना हम चारों चोरी छुपे दावत में चलकर किसी टेबल के नीचे छुपकर खूब सारा अमीरों वाला खाना खाएं? हाँ चलो दीदी। सिया और पारुल अमीरों वाले खाने के लुत्फ उठाने के ललक में नैना की लालच भरी बातों में आकर पार्टी में पहुंचकर बहुत सारा खाना देखकर प्लेटों में खचाखच खाना भरकर टेबल के नीचे छिप जाती हैं। तभी अमीर गरीब के फर्क फासले से अनजान 2 साल की मुनिया बिलखते हुए टेबल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रूपचंद की बेटी रोजी अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, यक, ये मैली कुचैली बच्ची इस पार्टी में कहां से घुस आई? और ये टेबल के नीचे कैसी फुसफुसाहट है? बाहर निकलो, कौन है अंदर?
तीनों बहनें थरथराई हुई बाहर निकल आती है। डर के मारे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। तभी रूपचंद और गंगा भी वहां आ जाती है। अरे गंगा, ये तेरी बेटी है। क्यों रे गंगा, यही सिखाया है तूने अपनी बेटियों को, अमीरों की पार्टी में घुसकर खाना चुराना? नहीं मेम साहब, माँ का कोई कसूर नहीं है। हम अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में यहाँ चले आए क्योंकि हमने कभी अमीरों वाला खाना नहीं खाया। माँ जो कमाती है उससे हम कभी गीले चावल खाते हैं तो कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटते हैं और कभी कभी तो पानी पीकर पेट भरते हैं। पारुल के नन्हे से जुबान से गरीबी की गंभीरता देखकर पार्टी में मौजूद हर अमीर का कलेजा पसीज पड़ता है। जिसके बाद रूपचंद आगे बढ़कर पारुल के आंसू पोंछते हुए कहता है, बिटिया, आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन चाहे खाओ। क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कुछ भी? हाँ बेटिया, जो मन चाहे खाओ। ये सुनकर गंगा की गरीब बेटियों का फीका चेहरा फौरन चमक उठता है। उस रोज उन्हें वो सब कुछ खाने को मिलता है जिसका ख्वाब वो अरसों से देख रही थी। ये देखकर गंगा हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया साहब जी, आज आपने मुझ गरीब की बेटियों को अपने इस ऊंचे समाज में अमीरों वाला खाना खाने की इजाजत देकर मुझ गरीब माँ का मान बढ़ाया है। गंगा, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज गरीबी की इस झलक ने रूपचंद को झकझोर कर रख दिया है। हमारे खाने की मेज से न जाने कितना खाना कचरे का कौर बनता है। अब ये भूल भविष्य में नहीं होगी। अब से मेरे घर का बचा खाना तुम अपनी बेटियों के लिए बांध कर ले जाना। इससे अन्न का अनादर भी नहीं होगा और उन्हें भी अच्छे खाने के लिए ललकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से गंगा के घर में खाने को लेकर कोई भी खिटपिट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो ख्वाब मुकम्मल हो गया। उन्हें रईसों की महफिल में ठाठ से बैठकर अमीरों वाला खाना खाने का मौका जो मिला था,